प्रसाद सर इस बीच में साथ जुड़ गए, उनसे जरा आज होते हैं कनेक्ट। प्रसाद सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, पहले तो आज समय देने के लिए। हम तो आपका वेट करते रहते हैं कि कब प्रसाद सर आएंगे ताकि उनसे अच्छे से चर्चा हो पाए, क्योंकि आप जो बात बोलते हैं, आप जो बात रखते हैं ना, वो डंके की चोट पे रखते हैं। आपसे मैं चर्चा शुरू करूं सर, एक छोटी सी चीज हमने आपके लिए बनाई है, जरा आप सुनिएगा, फिर हम इस पे जरा आगे बढ़ते हैं। प्रसाद कुशेक इंडिया के उन चुनिंदा एनालिस्ट में से एक जो ना कि फंडामेंटल बल्कि टेक्निकल की भी पूरी जानकारी रखते हैं। ये बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। ये उन चुनिंदा एनालिस्ट में से एक हैं जो किसी भी शेयर की सिर्फ टाइमिंग देखकर बता सकते हैं कि ये शेयर कब तक चलेगा। जॉली नेचर के हैं, घूमना फिरना इन्हें काफ़ी पसंद है। करीब 2 दशक से ये इस बाजार में है और अभी डायरेक्टर ऑफ इक्विटी ट्रेंड्स के बतौर पर। प्रसाद सर आपको उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। एक चीज सर, बातचीत आपसे शुरू करें, जो पहले 2 दशक वाला मैं उसको 3 दशक कर दूंगा, वो गलती से भी मेरे से 2 ही दशक रह गया, वो गलती मेरी भी है। अच्छा सर, निफ्टी पे क्या करें सर, एक बार आपका निफ्टी पे व्यू पॉइंट चाहिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखो हमने मेरा शो डिम्पी जी पिछले हफ्ते नहीं था, उसके पहले के हफ्ते में था, तो तभी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी ज्यादा करके साइडवेज रहेगा। साइडवेज कहाँ पे रहेगा? 14,350 नीचे के साइड पे और ऊपर के साइड पे 14,777। तो मोटा मोटी यही चल रहा है मेरे हिसाब से। और मान लो अगर निफ्टी में तेजी है, चलो हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि निफ्टी का अभी जो बॉटम हुआ 250 पे 14,250 के आसपास, तो मान लो वो बॉटम हो गया, तो निफ्टी हैज टू राइज अबव 15,300, जो उसका लास्ट हाई था ना, जो उसका लास्ट हाई था अभी का रिसेंट हाई, जहां से वो फॉल चालू हो गया, तो एग्जैक्ट लेवल था 15,336। तो उसके ऊपर उसको सोमवार को जाने का है। तो मान लो अगर सोमवार को जाता है, मंडे तक जाता है, आप एक दिन का ग्रेस पीरियड दे सकते हो, लेकिन ट्यूसडे तक तो जाना ही चाहिए। अगर ये बॉटम एट दिस थिंग इज बीइंग कंफर्म एट 14,264 इज बीइंग कंफर्म, तो ट्यूसडे तक तो उसको 15,335 के ऊपर जाना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि 500 पॉइंट का जंप 2 दिन में आएगा, यानी मंडे तक आना चाहिए 500 पॉइंट का रैली, अभी 14,800 से 15,300 का, तो वो मुझे नहीं लगता है। तो मान लो अगर ये ऐसा नहीं होता है, तो भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, या 15,800 14,800 से मान लो 14,900 15,000 तक जाके फिर एक फॉल आएगा। वो फॉल लगभग 1,000 पॉइंट का रहेगा। और कहाँ तक आ सकता है? वो 13,890 का एक प्राइस बनता है, रफली 13,800 का एक प्राइस बनता है, और दूसरा प्राइस बनता है 14,200 का। पहला 14,200, फिर 13,800 का जगह है। तो ये फॉल आने की संभावना बनती है, खास करके मंडे तक अगर 15,335 के ऊपर नहीं जाता है, तो थोड़ा बायर्स को सावधान होना चाहिए ऑन द अपर साइड। मतलब आप सर इसमें ये बात कहना चाहते हैं कि अगर मंडे तक हम अगर 15,300 नहीं लाते, तो हम प्रिपेयर रहें एक फॉल के लिए भी। ये फॉल थोड़ा सीवियर भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं कि 14,200 तक भी आ सकता है, 13,800 तक भी आ सकता है, वजह कुछ भी हो, ठीक है, वो कोरोना भी हो सकती है, वो यूएस मार्केट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है। बट आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी उन लोगों को ज्यादा जो बाजार पे अभी लॉन्ग करके बैठे हैं, जिनके पास माल है, जिनके पास शॉर्ट की पोजीशंस हैं, शायद उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बाजी उनके हाथ में थोड़ी ज्यादा है। बट ठीक है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं। ठीक है सर आपने ये भी बता दी कि प्रोबेबिलिटी आपको भी कम लगती है कि 15,300 तक जाए। सर एक बीच का रास्ता भी है, ना ही 15,003 जाए, ना ही 14,500 टूटे, ये ऐसे ही 2 पार्टों में पिसता रहेगा हमको। इसकी कितने चांसेस हैं कि हम नीचे भी नहीं जाएंगे जल्दी हम ऊपर भी नहीं जाएंगे और फंसाए रखेंगे, कॉल पुट वाले दोनों का पैसा खा जाएंगे। डिम्पी जी, मेरा जो रीडिंग है, तो जो आप कह रहे हो, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि नीचे में 14,350 और ऊपर में 14,350, ऊपर में 14,777, तो ये रेंज में रहेगा। मैंने कहा था 7 से 10 दिन तक, तो
तो लगभग वही हो रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो फॉल आएगा थोड़ा बड़ा हो सकता है। अगर कोई दूसरा कुछ वेरिएशन आता है, मान लो जो आप कह रहे हो निफ्टी में, वो मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मान लो आ ही गया तो हमको उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ मेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक तेजी का जो 15,330-35 के ऊपर जाना चाहिए मंडे तक, देन आई एम बुलिश। बट ठीक है, अभी भी डन मैं आई सर। एम बुलिश, आई एम नॉट शॉर्टिंग द मार्केट, इवन नाउ आई एम बुलिश, बट आई वेट टिल मंडे फॉर द कंफर्मेशन। ठीक है, डन सर। मंडे के लिए हम भी वेट कर सकते हैं, और वैसे भी 3 दिन की छुट्टी है, लंबी पोजीशन तो किसी को भी नहीं लेके जानी चाहिए। लेट इट बी, मंडे को एक बार आके भी हम चेक कर लेंगे। बट आज का दिन स्लाइटली थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आज वैसे मेरे को लगता नहीं कि फर्स्ट हाफ में कुछ करेगा, अगर जो भी करेगा वो सेकंड हाफ में होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा। सर शेयर्स पे आते हैं सीधा सीधा। अंकुर पारिक का सर एक सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर, वो कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स लेके रख लें क्या सर? एक बार अपना व्यू पॉइंट सर टाटा मोटर्स पे दीजिए आप। जो लोग डिलीवरी लेना चाहते हैं, 3-4 साल का नजरिया है, वो अवश्य ले सकते हैं इस लेवल पे भी। और जिनको एफ एंड ओ में लेने का है उनके लिए थोड़ा एंट्री का टाइमिंग फाइन ट्यून करके लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अपमूव हुआ उसमें इसका अपसाइड का टारगेट था 364, तो 364 के सामने ये 357 जाके मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा करेक्शन में जा रहा है। और करेक्शन में जा रहा है तो कितना करेक्शन आ सकता है, तो वो 244 और 217, तो ये लेवल पे करेक्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिनको फ्रेश एंट्री करने का है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, 244 पे आधा लॉट और 217 पे आधा क्वांटिटी, ऐसा करके आप करेक्शन में लीजिए। वापस ये स्टॉक उसका लास्ट हाई टाइम है, ऑल टाइम हाई है अभी का 357, उसके आसपास जाएगा। ठीक है, फिर दो आपके रेंज होगी मार्केट के अंदर, एक करीब करीब 245 के आसपास की, और दूसरा करीब करीब 215-200 रुपए के आसपास की। आप समझ के चलो ये दो आपके एंट्री लेवल होंगे टाटा मोटर्स के अंदर। जिनको खरीदना है कृपा करके अभी थोड़ा यहाँ पे ना खरीदें, किसी भी करेक्शन पे खरीदेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मजा भी आएगा। तो थोड़ा करेक्ट हो जाने दीजिए टाटा मोटर्स को, अगर आप न्यू एंट्रेंट है। सर अगर किसी का पहले से पड़ा है तो उसके लिए चिंता की बात कहां से शुरू होगी? वैसे तो हो ही चुकी है, थोड़ा फटीकनेस तो दिख ही रहा है। सॉरी डिम्पी जी, आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था कि सर अगर किसी के पास मान लो पोजीशन है ही टाटा मोटर्स की, तो उनके लिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? चलो ठीक है, जिन्होंने लेना उनको तो आपने लेवल बता दिए कि भाई 245 के आसपास आओ, 212 रुपए के आसपास आ जाओ, लेकिन जिनके पास पहले से पोजीशन है वो क्या करें फिर? पहले से पोजीशन है तो वो मान लो अगर नीचे है, मान लो 100-200 में लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म होल्डर है, 3-4-5 साल के लिए होल्ड करने हैं, जरूर होल्ड कीजिए। लेकिन मान लो किसी ने 300 के ऊपर लिया है तो आई थिंक दे हैव टू वेट। एफ एंड ओ में है तो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि मैंने तो रेकमेंड नहीं किया था आपको 300 के ऊपर लेने के लिए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दे, अभी नहीं है तो इसलिए नहीं बताऊंगा। लेकिन डिलीवरी है तो जरूर होल्ड कीजिए। ठीक है, डिलीवरी है तो एक बार आप होल्ड कर लो, एवरेज मत करना। जिनको नए आना है वो 245 पे आना है, 212 पे आना है। बहुत साफ साफ व्यू आपको मिल रहा है टाटा मोटर्स पर। एवरेज करना नहीं, जिनके पास पोजीशंस पड़ी हैं उनको होल्ड करना है। 245 212 आपके लिए दो एंट्री के लेवल हैं, जिसको हम E1 E2 कर सकते हैं, या तो B1 B2 कर सकते हैं बाय वहां पे, या फिर अगर दूसरी और अपॉर्चुनिटी मिले तो बाय 2, यानी कि दूसरी बार भी आप यहाँ पे बाय करो। कंपनी ठीक, शेयर ठीक। ठीक है, ये 2 पॉइंट तो हो गए सर। सर एक जरा भारतीय एयरटेल पे भी एक सवाल आया है, पहले मैं जरा दर्शकों के सवाल भी ले लूं। दीपक जी का सवाल है, वो कह रहे हैं भाई जरा भारतीय पे अपना एक व्यू पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए सर। डिम्पी जी, दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो क्वेरी पूछते हैं उसके साथ टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, नहीं तो हमको सभी टाइम फ्रेम का जवाब देना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, नहीं ये बात मेरी भी रिक्वेस्ट है। बट मैं ठीक है, मैं सर एक काम करता हूँ, मैं आप ये बात मान के चलिए कि मैं थोड़ा पोजिशनल व्यू रखता हूँ, 1 से 2 महीने का व्यू रखा है मैंने भारतीय एयरटेल पे। आप इसी का फिलहाल जवाब दे दीजिए मेरे को। और डिम्पी जी, ये स्टॉक का अभी जो नजदीक का सपोर्ट है वो 482 का है,
तो 482 का सपोर्ट आप समझ लीजिए, 480 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, या आपको लेना है तो 485 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो लीजिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक थोड़ा बहुत ट्रेडिंग बाउंस देगा, या जो अभी जो फॉल आया है 623 से अभी तक 500 तक, तो उसका करीब करेक्शन आएगा 560 टू 576 तक करेक्शन आ सकता है, वहां पे आपको एग्जिट करने का मौका मिलेगा इसमें। तो सर अभी कुछ ना करें, ना बाय करें ना सेल करें, छोड़ दें, इसमें कुछ ना लें, अभी ना ले ना बेचे, कुछ नहीं करें ना? नहीं डिम्पी जी, इसमें ट्रेड सेटअप क्लियर नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि अभी आप कुछ करें करके। ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात बिल्कुल साफ भी दिख रही है सर। अगर आप चार्ट देख रहे हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पर डेली चार्ट लगाया है, और उसका जब अपवर्ड स्लोपिंग था, एक एवरेजेस का अच्छा मूवमेंट इसको यहाँ पे मिला, जिसको हम टिपिकली ब्रेकआउट्स कहते हैं, और उसके बाद अच्छा चला। वॉल्यूम श्रिंकनेस तो थी, पहले से डाउट लग रहा था कि कभी भी पलटी मार देगा, और उसके बाद एक दिन नेगेटिव बार, स्ट्रॉन्ग बार बनी, और वहां से फिसल आया। ये फिलहाल अपनी मेगा रेंज, एक मेगा सपोर्ट एरिया इसके पास बनेगा, जो कि 482 के आसपास की बनती है। यहीं से ही शुरू हुआ था, यहीं पे वापस भी जा सकता है। 518 है, 488 82 भी आ सकता है। कृपया करके, इसमें दम भी नहीं दिख रहा। अगर आप इसको अभी भी देख रहे हो पिछले कई दिन से, तो देख रहे हो कितनी छोटी छोटी सी कैंडल है, और पूरा फंस गया है, और एक महीने से फंसा हुआ है। ये पूरा मार्च का महीना खा गया इसी के अंदर ही आपका। ना 500 गया ना 550 गया। ये सबको भारतीय एयरटेल के बारे में दिख रहा होगा, जिनके पास पोजीशंस है। ठीक, तो अभी कुछ नहीं करना, भारतीय एयरटेल में लीव करना है। अभी कुछ खास इसमें कुछ बड़ी पोजीशंस नहीं बनाए। ठीक है सर। सर एक जरा आप और शेयर देखिएगा जो मेरी लिस्ट में भी है, और एक्चुअली मैं सुबह से उसको देख रहा था कि एक बार आपसे पूछूंगा जरूर सर। सर एक बार ना जरा अब अंबुजा सीमेंट देखिए सर, पिछले 3-4 दिन से हम कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट चलेगा, एसीसी चलेगा। सर ये हो गया पूरा, क्या अभी भी और चलने हैं इनमें? अंबुजा सीमेंट सर देखिए एक बार सर, 310 हो गया पूरा, या अभी और चलना बाकी है? जी ये जो स्टॉक चल रहा है अभी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्टीम बाकी है इसमें। और सीमेंट सेक्टर आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत ट्रैक्शन रहता है समर मंथ में, क्योंकि मॉनसून के पहले काफी सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो कुछ भी है वो चालू रहता है। तो ये भी उसमें अपसाइड का टारगेट इसका जो बनता है वो करीब 346 तक बनेगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 346 तक अभी ये जा सकता है। सर जिन्होंने खरीदा हुआ है मान लो 300 के आसपास या 300 के रेट से नीचे, वो अपनी खरीद रेट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे फिर? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मुझे लगता है ये 346 तक जाएगा स्टॉक। ठीक है सर, नए वाले को तो नहीं आना ना अभी? नए वालों के लिए थोड़ा महंगा भी हो गया, थोड़ा खिंचा हुआ भी शेयर है, कि नए वाला भी आ सकता है अभी सर? नहीं देखो, 310 का प्राइस से 340 का अपना टारगेट बनता है, वो 30 रुपीज इज 10% राइज, तो विच इज नॉट ग्रेट इन ट्रेडिंग एनवायरमेंट, और या डिलीवरी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आप इसको छोड़ दे तो अच्छा है, जिन्होंने लिया है उनके लिए ठीक है। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट आपका वैसे टारगेट 346 हो जाएगा। आप इसमें ना एक स्टॉप लॉस के एक काम कीजिएगा, मान लो किसी का भी 300 के आसपास की खरीद है, तो आप 300 का स्टॉप लॉस कर लो। इसका स्टॉप लॉस इज 300 अंबुजा सीमेंट का है। किसी का वहां से हो सकता है 302 का भी हो, 1-2 रुपए देख लेना आगे पीछे करके अपना एडजस्ट करके। तो आपका टारगेट 346 का भी थोड़ी स्टीम बाकी है। हम तो 2 दिन से बता रहे हैं, हमने आपको पहले से नोटिस करवाया था 280 285 से, बट जो आज सुन रहे हैं ना उनके लिए ये बात सारी। ठीक है, उमेश भटेजा जी ने अभी भी निफ्टी के बारे में पूछा है कि निफ्टी का ट्रेंड कैसे रहेगा। सर निफ्टी के ट्रेंड के बारे में क्लियर कर दें कि अगर सोमवार तक बाजार ने 15,000 की दहलीज को एक बार पार नहीं किया तो फिर थोड़ी मुश्किल आ सकती है, थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, बाजार नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आप लंबी पोजीशंस लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, ज्यादा बड़ी पोजीशंस बाजार के अंदर ना रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल फाइजर का लेते हैं, मधुसूदन पुजारा जी का सवाल है सर फाइजर पे, इस पे क्या करें एक बार सर आपका व्यू पॉइंट? और डिम्पी जी, अगर दर्शक नहीं बताते टाइम फ्रेम तो मैं ये समझता हूँ कि ये लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं, तो ऐसा अज्यूम करके हम जवाब देंगे। नहीं तो फिर हम लोग टाइम फ्रेम का
कॉल नहीं ले सकते इसके ऊपर, क्योंकि एक हफ्ते का है, एक महीने का, एक साल का है, तो हम लोग जनरली अज्यूम करते कि भाई ये 3 साल का, 2-3 साल का नजरिया है। तो अगर 2-3 साल का नजरिया है, आप इसे होल्ड कीजिए, नहीं है तो भी आप ले सकते हो। मुझे लगता है फार्मा सेक्टर अगले 2-3 साल में अच्छा चलेगा, तो फाइजर आप लेके होल्ड भी कर सकते हैं। सर फाइजर यहीं पे भी ले सकते हैं 4575 पे भी। मेरे को एक्चुअली मैंने इसका आवरली चार्ट पे स्लाइटली ब्रेकआउट जैसा लग रहा है एवरेज इसका, और मेरे को लग रहा है कि गुंजाइश तो है 200 रुपए की। ये सर कहीं भी 4700 रुपए तक जा सकता है। सर मेरे को करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत तो नहीं सोच रहा। ये मेरा टारगेट सर ये है, और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम मेरे को मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ क्या सर? डिम्पी 4359 ये एक सपोर्ट है इसका, वहां से आप देखेंगे इसका लो अभी का जो बना है 4332 बना है, तो यहाँ से इसका ट्रेडिंग बाउंस आएगा। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ट्रेडिंग बाउंस कितना रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो ट्रेडिंग बाउंस आ जाएगा करीब 4756, 48, 4888 और फिर 5018 तक आने की संभावना है। लेकिन 5000 तक भी आ सकता है ट्रेडिंग बाउंस। वो थोड़ा साइडवेज ट्रेडिंग बाउंस रहेगा, ऐसा कड़े कड़े ऊपर नहीं भाग जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से एक 15 दिन या 20 दिन में ये ट्रेडिंग बाउंस चालू रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, फिर अगर आप मेरे को 4700-4800 का टारगेट दे रही हो ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से, फिर स्टॉप लॉस क्या दोगे सर? 4460 का रखूं, 4450 का रखूं, 4500 का रखूं, कितने का रखूं फिर? अब 4450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और थोड़ा 4450 एग्रेसिव स्टॉप लॉस 4450 हो जाता है, लेकिन ठीक है। थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस चाहिए तो 4400 का भी लगा सकते हो। ठीक है, 4400 का भी लगा सकते हो, 4400 का भी स्टॉप लॉस होगा। आप चाहें तो 4450 का भी एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट 4700 है। मेरा भी ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग बाउंस मिल जाएगा, बट ट्रेडिंग बाउंस ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, ये इरिटेटिंग वाला ट्रेडिंग बाउंस हो। ये ऐसा नहीं है कि आज पैसा डालो कल ऊपर, ऐसा नहीं हो रहा। थोड़ा सा समय लगेगा। फाइजर चल सकता है, हाँ देख के ऐसा लग रहा है चल सकता है, स्ट्रक्चर वगैरह ठीक लग रहा है। सर का व्यू पॉइंट हमको मिल गया, इस पे निवेश करने का थोड़ा सा कर लीजिए इंतजार, बट ठीक है चल जाएगा आपका काम। 4450 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 4700 तक आपका एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है सर। सर एक शेयर और है जरा, जेबीएफ इंडस्ट्रीज। सर हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने बकायदा लिखा है कि 6 से 12 महीने के लिए रखना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी हैं, जेबीएफ इंडस्ट्रीज सर। दीदी जी, ये पहले जमाने में अच्छा था, तो अभी ये 15 का भाव हो चुका है। इसमें आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है इसका डिटेल में फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि 300 से जो 10 रुपए 8 रुपए आता है स्टॉक, तो जरूर कुछ ना कुछ फंडामेंटल इश्यूज हुए होंगे, बिकॉज ऑफ विच इट हैज फॉलन सो मच, आई डोंट नो। तो इसका फंडामेंटल स्टडी करके फिर लीजिए। हालांकि टेक्निकल में इसमें ज्यादा नहीं कह सकता हूँ 6 महीने के लिए। और आप ये बात सच भी है आपकी, क्योंकि ये शेयर बहुत तेजी से टूटा है। ये आपने देख ही लिया, मैंने बकायदा इसका डेली चार्ट्स है, ये आप देख पा रहे हैं। एक तरफा शेयर टूटा हुआ है। 250-300 रुपए वाला शेयर आज के रेट में 15 रुपए में मिल रहा है आपको। कुछ तो वजह होगी, ये 300 वाला शेयर 15 है। कुछ वजह ये भी होगी कि थोड़ा सा वॉल्यूम भी बना है। तो एक बार ना फंडामेंटल चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी कि जब एक तरफ गिरा। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसके साथ एक और भी है, ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है सर्किट। ये सर्किट में भी चला जाएगा। अगर सर्किट्स यहाँ पे भी लगे हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक वाला एरिया है। सर्किट्स यहाँ पे भी हैं, यानी कि जहां जहां वॉल्यूम है ना, वहां थोड़ा सा सर्किट्स है, और सर्किट्स में आप फिर फंस सकते हैं, अपर और लोअर दोनों तरह के सर्किट्स में। अच्छा, जिन लोगों को मजा जितना आ रहा होगा उतनी स्पीड से वो नीचे भी आए हैं। ये आपके एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, मेरे को लगता है थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए, या तो हमको थोड़ा समय दो, फिर एक बार इसको मैं एक बार देख के आपको बताएंगे इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सर एक बार जरा स्टार फार्मा पे। दर्शन शाह जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक बार मिड टर्म व्यू पॉइंट हमको दीजिएगा, मिड टर्म पॉइंट व्यू से, और उनका अपना टारगेट है करीब करीब 1200 का। स्टार फार्मा यानी कि जो पहले शासन हुआ करता था, अब स्टार के नाम से है।
डिम्पी जी, साढ़े ये 8 स्टॉक ओवरऑल तो अच्छा है डिम्पी जी। दर्शन जी को ये कहूंगा कि ये स्टॉक उसका जो लास्ट हाई है वो कितना था, करीब 1300 के ऊपर था। एक मिनट में बताता हूँ, 1412। तो उसके ऊपर जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि ये इसी साल जाएगा। ये फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है इसका कि ये कभी तक जाएगा, लेकिन जो आपने पूछा है वो इसमें काम हो जाएगा कि ये कितना जाएगा। तो 1400 के ऊपर चला जाएगा। इसका रेजिस्टेंस था 978। तो इसके सामने 1000 जाके स्टॉक करेक्शन में है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है, इधर एक्यूमुलेशन जोन में है, टाइम भी निकाल सकता है। और उसके बाद चलेगा तो ये 1400 के ऊपर चला जाएगा। आप होल्ड कर सकते हो। सर नए वालों को आना तो नहीं है ना। चलो मान लो इन्होंने तो खरीद लिया, मान लो इन्होंने खरीद रखा है दर्शन जी ने तो, लेकिन जिन्होंने नहीं खरीदा वो नहीं आए ना, उनको क्या करना है शेयर के अंदर आके? अभी तो शेयर थोड़ा वैसे तो टाइम लेगा, आप कह भी रही हैं, थोड़ा ठंडा भी पड़ा हुआ है शेयर है। डिम्पी, इसमें एक श्योरिटी है कि ये 1400 के ऊपर जाएगा। टाइम मुझे नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन जाएगा इतना पक्का है। और कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली इट इज डूइंग वेल। ओवरऑल फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेल। तो जिनको खरीदने का है तो वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ले सकते हो। आपको कभी भी शेयर खरीदने का है, कोई भी ट्रेड करने का है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 800 का शेयर है तो 1400 का टारगेट बनता है, तो आपको 50%, 60% का मिलेगा आपको, क्योंकि पूरा आप नहीं मिलता है। यानी आप टॉप पे तो नहीं बेचते हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होके बेच देते हो। तो 50% यानी 400-500 रुपया मिलेगा। तो 800 का शेयर पे 400-500 रुपया इज नो बिग डील ऐसा, बट मिलेगा पक्का। तो फार्मा सेक्टर है, थोड़ा क्वांटिटी आप ले सकते हो। मैं ज्यादा करके कोशिश करता हूँ डिम्पल जी, जो छोटे स्टॉक्स है 80, 50, 100 ये लेवल के जो स्टॉक्स है, उसमें 50%, 100% मिलता है। वो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स आ जाते हैं, मिलते हैं, ढूंढ के निकालना पड़ता है, तभी आपको उसमें फास्ट मूवमेंट मिल जाता है। ठीक है, डन सर, ओके। तो फिलहाल जिनके पास है, वैसे दर्शन शाह जी ने सर एक चीज आपके लिए क्लियर की, और एक तो उन्होंने थैंक यू लिखा है, और वो कह रहे हैं कि उनके पास ना 300 शेयर हैं जो कि 298 के खरीदे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है, अगर आपका 298 के स्टार फार्मा आपका खरीदे हुए हैं तो आप तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो आप तो होल्ड करो सर। क्यों सर? फिर तो ठीक है ना प्रसाद सर, ये तो होल्ड ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। 300 रुपए का खरीदा हुआ है। जी हाँ, डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए 1400 का टारगेट पे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 100% कीजिए। आपको 1000 रुपया मिलेगा ना, 300 में लिया, 1300 में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 1400 आप एकेडमी के लिए आता है कि नहीं देखने के लिए रख दीजिए। वो 100 रुपया छोड़ दीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए। ठीक है, डन। ये भी ठीक है। अच्छा, एक शेयर और है सर जो आपका ही फेवरेट शेयर है। आपने कहा कि मैं आपको आपकी वर्डिंग आपको मैं याद दिलाता हूं सर। आपने उस समय ये कहा था उस शेयर के बारे में कि इसको लेके रख लो, अपने बच्चों के नाम पे लेके रख लो, और ये आपके बहुत काम आने वाला शेयर है। वो शेयर है सर इंगरसोल रैंड। आपको ध्यान है, आपने एक बार हमको ये शेयर बताया था, ये वर्डिंग बताई थी कि आपको ये शेयर रखना चाहिए और बच्चों के नाम लेके रखना चाहिए, और उसको भूल जाओ, लेके छोड़ दो, अच्छा चलेगा। सर आज हमारे ना 2-4 व्यूअर हैं, उनका फिर से क्वेश्चन आया है। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे एक लोकेश पारिक जी हैं, वो पता कर रहे थे इसके बारे में। इसके अलावा हमारे रिया अग्रवाल जी हमारे एक व्यूअर हैं, वो भी ये कह रही थी कि एक बार सर इसका 1 साल का व्यू। तो सर एक बार वापस से क्लियर कर दो अपना वो कन्विक्शन, अपना वो कॉन्फिडेंस सर। डिम्पी जी, हमने 725, 725, 735 रेंज में आपको दर्शकों को बाय का कॉल दिया था। तो वहां से वो 910 तक गया, तो वहां पे उसका एक अपमूव खत्म हो गया। तो अपमूव खत्म हो गया तो ये करेक्शन चल रहा है। तो अभी करेक्शन नीचे में कहां तक आ सकता है, तो 625, 635 तक जगह है। और उसके बाद ये वापस अभी का जो रिसेंट हाई जो हमने बताया 910, तो अभी भी आप ले सकते हो। अगले 2 या 3 महीने में ये 910 के ऊपर मेरे हिसाब से वापस जाएगा, और फिर ये रेंज में रहेगा 910 और 700 के बीच में थोड़ा टाइम रहेगा। लेकिन ये
इसका जो टाइम एंड प्राइस टारगेट बनता है वो 1150 का इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट बनेगा, और वो कभी तक आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि उसको आने को थोड़ा टाइम है, क्योंकि इसने बहुत लंबा करेक्शन दिया है। और फिलहाल मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर का चार्ट है वो हैंग हो गया, तो अभी एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपको कभी तक आएगा वो, लेकिन हाँ ओके, ओवरऑल ये स्टॉक जो है, अगर मान लो हमने जो कहा था वहां पे उसका 500 पे बॉटम हो चुका है, तो उसके बाद ये इसका जो ऑल टाइम हाई है 1124, तो उसके ऊपर उसको जाने का है, 1124 के ऊपर जाने का है। और इसके लिए टाइम फ्रेम कितना है इसके पास, करीब 5th ऑफ मार्च 2022, यानी रफली एक साल है, या फिर 22 ऑफ या एंड ऑफ जुलाई 2023, यानी आप पकड़ लीजिए एंड ऑफ जुलाई 2023 तक इसको 1125 के ऊपर निकलने का है, और वो निकलता है तो फिर ये नया तेजी में जाएगा। ठीक है, तो डन सर। मेरा ये अनुमान है कि ये क्रॉस करेगा वो, क्योंकि कंपनी का जो वर्किंग है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ये कंपनी की खासियत ये है कि ये 200 रुपया डिविडेंड लास्ट 1-2 साल में दिया था, यानी 800 रुपए का कंपनी अगर 600-700 रुपए का कंपनी 200 रुपया डिविडेंड देता है, तो उसका यील्ड ही बन जाता है 30-40% का यील्ड बन जाता है। दूसरी बात, इसका इंडिया में मेरे ख्याल से 1 या 2 साल बाकी है जब ये सेंटिनरी सेलिब्रेशन करेगा, यानी इंडिया में इसका 100 साल पूरा हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 साल जब भी पूरा होगा तो ये 100 रुपया डिविडेंड तो देगा ही, और भी अच्छा डिविडेंड आ सकता है, बिकॉज कंपनी और मैनेजमेंट इज वेरी मच इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो इसमें आपको डिविडेंड यील्ड के जैसा भी रिटर्न आ सकता है, और इसका गार्डनर डेनवर के साथ मर्जर हुआ है, तो उसकी वजह से इसका थोड़ा बहुत बिजनेस भी बढ़ जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, डन सर। तो आप ये कह रहे हैं एक तो डिविडेंड के हिसाब से कंपनी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसको लॉन्ग टर्म पोजीशन के हिसाब से रख लेना चाहिए। जिनके पास पोजीशन नहीं, आज फिर से मौका मिल रहा है उनको पोजीशन रखने का इंगरसोल ब्रांड के अंदर। और आपको बता दूं ये कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर आप इनकी वेबसाइट देख रहे हैं और इनको पूरी स्क्रॉल करके नीचे तक देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें आपको दिखा देगा, किस तरह की मशीनरी के अंदर है, क्या क्या बनाते हैं ये। और ये अगर आप आजकल सड़क बनते हुए देखते हैं ना कहीं पर भी, तो आप समझ लीजिएगा 50% से ज्यादा मशीनरी इंगरसोल लैंड की इस्तेमाल होती है। अगर सड़क बन रही है तो भारत में रोज 21 किलोमीटर की सड़क बनती है, 30 किलोमीटर की सड़क बनती है, जो हमारे सड़क मंत्रालय के उन्होंने बताया, नितिन गडकरी जी ने। तो अगर आप सोचिए कि भारत को अगर पूरा एक बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाना है, और ये अलग अलग बिजनेसेस हैं इनके जो भी अपने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इक्विपमेंट का है, पंप का है, पावर जनरेशन का है, इसके अलावा स्नो मेकिंग तक का भी है, टेक्सटाइल में है, व्हील मेकिंग के अंदर है, ये केमिकल्स के अंदर है, ये सीमेंट के अंदर है। ऐसा कैपिटल गुड्स का कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये कंपनी के अंदर ना हो। वर्ल्ड वाइड वाली बड़ी कंपनी है इंगरसोल लैंड, इंडिया की नहीं बल्कि विश्व की बड़ी कंपनीज में से एक है। तो आई होप कि ये शेयर हमको रखना चाहिए। 2-4 शेयर हमको मिल जाते हैं कार्यक्रम में जहां पे आपको लंबी पोजीशन बनानी, जैसे हमको कल पीएनबी मिला, आज सर वापस इंगरसोल लैंड के बारे में फिर से बता रहे हैं। डन सर, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा सर, एक और चीज है सर, आपको एक और शेयर है सर, वो हमारे एक व्यूअर ने और पूछा है सर, वो है प्रसाद राजन मुखर्जी। वो कह रहे हैं कि प्रसाद सर से पूछिए जरा, इंडियन बैंक में भी होल्ड रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक में सर अभी भी रुके रहे ना, कोई वैसी दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, दिक्कत तो कुछ है नहीं उसमें, अभी भी उन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। आप अभी उसका लेटेस्ट शेयर होल्डिंग देखिए, मेरे ख्याल से HDFC AMC को दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक को दिया है, और भी 2-4 नामकीन मार्की इन्वेस्टर्स को भी प्लेसमेंट किया हुआ है। वो प्लेसमेंट उन्होंने 8 रुपए में किया है, तो हमको भी अगर 8 रुपए में मिलता है होल्ड कीजिए। रिजल्ट एक बार इसका अच्छा आएगा तो ये चलेगा। मुझे लगता है ये तैयारी कर रहा है, अभी के बाद मान लो ये अभी जो प्राइस चल रहा है 8.25 8.5, मान लो इसके बाद ये स्टॉक 10.5 11 के ऊपर निकलता है, तो फिर ये स्टॉक सीधा तेजी में जाएगा, और तेजी में इसका भाव आ जाएगा 15 16 या 20 तक भी। तो इसका आपको ब्रेकआउट पॉइंट पे अभी ध्यान देने का है
तो जो पहला इसका ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा वो 10.25 का बनता है और दूसरा कंप्लीट ब्रेकआउट आप पकड़ लीजिए 10 रुपया 80 पैसे का बीएससी कैश प्राइस है। तो इसके ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ पावरफुल न्यूज आएगा, सम पॉजिटिव न्यूज विल कम, आई डोंट नो व्हाट, बट स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी भी बन जाएगी। इंटरेस्टिंग। साउथ इंडियन बैंक सर का पहले से भी एक फैंसी बैंक है, 8-8.5 रुपए का बैंक है। एक और चीज, कई बार ना बहुत सारी चीजें बता देती है कि वो बैंक या उसकी मैनेजमेंट क्या सोचती है। एक बार साउथ इंडियन बैंक की वेबसाइट को वापस से दिखाओ आप स्क्रीन शेयर करके, आपको साफ दिख जाएगा वेबसाइट से कि किस तरह के बैंक है। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने की तैयारी कर रहा है, अपने आप को चेंज करने की तैयारी कर रहा है। सर आपने हमको एक बार बताया था ना कि एक आईसीआईसी बैंक के बड़े अधिकारी ने साउथ इंडियन बैंक को ज्वाइन किया है और बाद में वो थोड़ा एक बड़ा बदलाव लेके आना चाहते हैं। आप किसी भी बैंक के अब अच्छा आपको मैं फर्क एक और दिखाता हूँ। अगर आप कभी जाइएगा, मैं किसी बैंक का वैसे नाम नहीं ले रहा, किसी एक सरकारी बैंक पे जाइएगा और एक बार जरा इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पे जाओ, आईसीआईसी बैंक की वेबसाइट्स पे जाओ, आपको साफ पता फर्क दिख जाएगा उनकी वेबसाइट्स की, उनकी फीचर्स, उनका दिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये आपको बता रहा है कि साउथ इंडियन बैंक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हुए बढ़ सकता है आगे। वेट करिए, 8 रुपए में कोई खास और बड़ी दिक्कत नहीं है। और एक सर राजा मुखर्जी सर आपको थैंक यू फिर से बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थैंक यू प्रसाद सर, मेड ए ह्यूज प्रॉफिट इन ग्रेफाइट विद योर एडवाइस। उन्होंने ग्रेफाइट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है, परचेज एट 161, और उन्होंने मेरे को भी थैंक यू कहा। मेरे को तो आप मत करो कोई बात नहीं, लेकिन आपको थैंक यू करना ज्यादा जरूरी है। ये अभी भी उन्होंने लिख के भी भेजा है एंड आई होप कि आप हमारा मार्गदर्शन आगे भी करते रहेंगे। अच्छा सर, एक शेयर विनोद जी का भी है, वो आपसे जरा एक व्यू पॉइंट लेना चाहते थे और एक सवाल मेरे से छूट गया पीछे, मैं एक बार जरा वो भी देख लेता हूँ। वो सवाल था अनुराग गर्ग जी का, माफी चाहता हूँ गर्ग साहब, आपका सवाल छूट गया। निप्पॉन इंडिया पे भी एक व्यू ले लेता हूँ 1 साल का, और एक एचडीएफसी एएमसी पे भी व्यू ले लेता हूँ। सर पहले निप्पॉन इंडिया फिर एचडीएफसी एएमसी पे आएंगे। जी मैं पहले एचडीएफसी एएमसी की बात करता हूँ क्योंकि मेरे को निप्पॉन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये स्टॉक दिव्य आपके साथ हमने पहले 2150 में रेकमेंड किया था, 3400 का टारगेट था, वो कितना गया 3358 तक गया, तो लगभग मेरे हिसाब से टारगेट छूट चुका है। 50 रुपए आप मेरे को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे सकते हो। और दूसरा अभी स्टॉक क्या कर रहा है, अभी स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है, ये राइज हो चुका है, उसका करेक्शन में है, तो करेक्शन में ये स्टॉक थोड़ा अभी यहाँ से 3065 तक जाके फिर थोड़ा नीचे आएगा और लगभग 2666 तक आने की संभावना बनती है। तो जिनको लेने का है, नया एंट्री करने का है, वो 2666 तक रुकिए और एंट्री कीजिए। 2700 या 2660 के आसपास एंट्री कर सकते हो। और ब्रेकआउट इसका जो रहेगा, नया ब्रेकआउट पॉइंट है फिलहाल 3200 का है, 3200 के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक तेजी में जाएगा, तभी इसका टारगेट बनेगा 3450 और 3700, जो नेक्स्ट अपू में आप खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर एक जरा ना निप्पॉन इंडिया और आप देख लीजिए, निप्पॉन लाइफ इंडिया के नाम से मिलेगा, नैम इंडिया के नाम से सर उसका कोड है, आप उसको नैम इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा तुरंत। बिल्कुल जी, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है इतना बहुत तेजी होगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये स्टॉक का जो राइज है वो मुझे लगता है करेक्शन में ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय करने की भी सलाह नहीं दे सकता हूँ। और अगर किसी के पास है तो आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितने का रहेगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 309 रुपए का, 309 टूटता है यानी लगभग यहाँ से 30-40 रुपए नीचे है, 309 305 टूटता है, तो आप इसमें से जरूर एग्जिट कर लीजिए, ये स्टॉक में वापस फॉल आ सकता है। तो सर नैम इंडिया अगले 1 साल के लिए जैसे उन्होंने लिखा है, तो मतलब आपकी मैं ना समझूं, निप्पॉन इंडिया में आपकी ना समझूं? नहीं डिम्पी जी, 1 साल के लिए देखो, ये साहब लेना चाहते हैं तो अपने पास उसका टारगेट होना चाहिए 1 साल का, पहली बात। दूसरा बात, जो ओवरऑल जो उसका पैटर्न है वो मुझे करेक्शन में लग रहा है,
तेजी का पैटर्न होगा तो आपको 50% मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे करेक्टिव अपमूव दिख रहा है, तो इसलिए मैंने आपको 309 के स्टॉप लॉस के साथ लेना है तो लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर रखिए, ये टूटेगा तो खराब भी हो जाएगा स्टॉक। और इससे अच्छा आपको 300 में आपको एक स्टॉक ले रहे हो 1 साल के लिए 350 में, तो उसमें 50% रिटर्न या 100% रिटर्न तो मिलना चाहिए, तो वो इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा रुकिए, एंड तक आपको एक स्टॉक मैं अगर रेकमेंड कर सकता हूँ तो मैं सजेस्ट करूंगा, वो आप कंसीडर कर सकते हो। सर वो फिर शुभ काम में देरी क्यों करें हम, वो लगे तो बता ही दीजिए वो शेयर, कौन सा शेयर है जो आप आज हम आपसे पता भी करना चाहते थे, एक्चुअली सुनना भी चाहते थे, तो वो सर वो शेयर बताइए आपका जो आज का जिस पे आपकी नजर है, जो आपका फैंसी शेयर है सर, जरा वो शेयर बताइए सर। डिम्पी जी, ये स्टॉक हमने मेरा जो लास्ट शो था आपके साथ सेल था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आपको याद आएगा तो 70 का भाव था, हमने डिस्कस भी किया था और मैंने कहा था 25% आप ले लीजिए, मुझे लग रहा था 66 या 60 तक आएगा, लेकिन वो नीचे में 66 ही आया और अभी चल रहा है 81 82, तो ये स्टॉक आप अभी भी लीजिए, 81 का भाव है तो यहाँ पे भी ले सकते हो। इसका टारगेट जो बनता है वो 125 और 165 का बनेगा, यानी 50% रिटर्न तो आपको मेरे हिसाब से 3 महीने में मिलना चाहिए, और लिक्विडिटी भी काफी है, आप एग्जिट भी कर सकते हो तुरंत। और ये रहा इसका चार्ट का एनालिसिस, इसमें इसका स्टॉप लॉस अभी जो बनेगा वो 70 रुपीज का बनेगा, 70 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी लीजिए, और टारगेट बनेगा 110 125 तक, 2 या 3 महीने में भी आ जाएगा ये। और ये मैं रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ, चार्ट का जो रीडिंग आपको बता दिया डिम्पी जी, वो सबको पता है अभी, लेकिन फंडामेंटली आप देखेंगे इसकी क्या बात है रेकमेंड करने की। आप इसका लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट देखेंगे, यानी दिसंबर एंडेड क्वार्टर का, तो इसमें आप देखेंगे ये कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पोस्ट किया है वो 5000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। उसके बाद इसमें क्योंकि पीएसयू है और इंटरेस्ट भी काफी बढ़ता है, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज अ हेवी इंडस्ट्री, तो उसमें लोन भी काफी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है, डेप्रिसिएशन रहता है, और स्टाफ के सैलरी रहता है, टैक्सेशन आ गया, तो उसके बाद उसका नेट प्रॉफिट कम हो गया, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली ऑपरेशन पे इसने 5000 करोड़ कमा लिया और उसके बाद नेट प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन खास बात ये बनती है कि मान लो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जो है 5000 करोड़ का, वो आप 4 क्वार्टर यानी 1 साल के लिए खाली कंपनी उसको रिपीट करता है, बढ़ाता भी नहीं है, कम भी नहीं करता है, खाली रिपीट करता है, तो ये साल में 20,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना देगा। और कंपनी का आज का वैल्यूएशन जो है पूरी सेल का कंपनी आज की तारीख में आपको मिल रहा है करीब 30,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी अगर कंपनी कुछ भी नहीं करती, ऐसा ही परफॉर्म करती है, तो भी आपको 20,000 करोड़ कमा के देगी 1 साल में, और इसका अभी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है पूरा 30,000 करोड़। दूसरी बात ये बनती है, अभी इन्होंने कुछ सेल के स्टील के प्राइसेस बढ़ाने की चेष्टा की है, वो हो जाएगा मेरे हिसाब से 10-15 दिन में बढ़ेगा सभी स्टील के प्राइसेस, और ये स्टील के प्राइसेस जो बढ़े हैं वो पिछले 1 साल में 15 टाइम्स बढ़े हैं, हालांकि एक टाइम में वो बढ़ाते नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़े थोड़े करके बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका जो मोमेंटम है स्टील के प्राइसेस का वो मेंटेन है, अभी भी बढ़ने की कोशिश बनती है। और जो सोने पे सुहागा अगर जो कहेंगे तो ये बनेगा कि जैसा मोदी जी ने कहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट होने की काफी सारी संभावना बनती है, तो पीएसयू में अगर सेल का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो आइदर लेने वाली कंपनी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो उसमें 2 या 3 कंपनीज आगे आ जाती है, एक है टिस्को, दूसरी बनती है जीएसडब्ल्यू स्टील, और शायद कोई थर्ड सरप्राइज बिडर आ गया तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करेगी, और 165 का तो प्राइस आएगा, उसको टाइम लगेगा, 125 जल्दी आ जाएगा। ठीक है सर, 125 का एक टारगेट आप सेल के अंदर रखें, 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें, सेल यहाँ पे ठीक है, ऑलरेडी हम एक बार पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, सारी चीजें हमने आपको बता दी, बाकायदा कंपनी की वेबसाइट से भी आपको पता लग गया होगा,
देश का कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर ये ना हो। मेट्रो है, ब्रिज बनाती है, हर जगह जहां पे स्टील इस्तेमाल होता है, सो सरकारी कंपनी होने के नाते प्रेफरेंशियल भी इनको अच्छा मिलता है। बकायदा जो अटल टनल बनी अभी नई नई रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसमें भी सेल का ही स्टील इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हमको आते हुए दिखी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया सर आपसे बातचीत करके प्रसाद सर। उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे वापस जल्दी मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।